अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं अर्शिया निखत आप लेकर आई हूँ क्लास 10th के साइंस सेकंड का एक चैप्टर। बच्चों, पिछले वीक में हमने साइंस फर्स्ट का एक चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है वीडियो लिंक के थ्रू हमने समझने की कोशिश की और उस पर कुछ एक्टिविटीज़ भी हमने सॉल्व किए और आइंदा भी इंशाल्लाह कुछ एक्टिविटीज़ आपको जो है दिए जाएंगे आपके ग्रुप पर, जो कि आप सॉल्व करके पर्सनल नंबर्स पर हमको सेंड कर सकते हो। अभी जो है आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे साइंस सेकंड का चैप्टर नंबर 4, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, माहौल का हुस्न इंतज़ाम। अभी आप लोग रिसेंटली आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड से अभी आप 10th में आए हैं, तो आप जानते हैं, याद तो होगा आपको कि इसी टाइटल के अंडर या माहौल का हुस्न इंतज़ाम या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इसी टाइटल के अंडर हमने 9th में भी एक चैप्टर हमने पढ़ा है और उस चैप्टर के कुछ पॉइंट्स आपके अगर जहन में हों तो थोड़ा सा रिवाइव कर लीजिए उसको। हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था, माहौली निज़ाम किसे कहते हैं, माहौली निज़ाम के अज्जा कौन कौन से हैं, उसमें जानदार कौन से हैं, ग़िज़ाई ज़ंजीर, ग़िज़ाई जो है फूड वेब है ना, ग़िज़ाई जाल जिसको हम कहते हैं, फूड चेन, फूड वेब, और उसमें अलग अलग जानदारों के जो किरदार या उनके जो नीश थे वो हमने देखे, किस तरीक़े से जानदार एक दूसरे पर मुनहसिर होते हैं वो हमने देखे, बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स, हयाती गैर हयाती अज्जा, इन तमाम को हमने देखा। कि उम्मीद है मेरे ये पॉइंट्स दोहराने के बाद आपके जहन में 9th स्टैंडर्ड की कुछ यादें आ गई होंगी। इसके ऊपर आप बहुत सारे हमने जो है एक्टिविटीज़ भी सॉल्व की थी, क्योंकि ये आसान और हर एक को आसानी से समझ में आने वाला चैप्टर है, तो हम जो है इसी से हमारे साइंस सेकंड की शुरुआत भी करेंगे। तो वैसे तो तमाम जो चैप्टर्स 10th स्टैंडर्ड में दिए हुए हैं उनकी जो लिंक्स है कहीं ना कहीं 9th से मिलती जुलती है, तो आप लोगों को पुराना भूलना नहीं है, याद रखते हुए पुरानी लिंक्स को नई लिंक्स के साथ मिलाते हुए नए असबाक को समझने की कोशिश करनी है। तो देखिए, इस साल माहौली हुस्न इंतज़ाम या एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में हम क्या समझने वाले हैं। हम जो है जो पावर पॉइंट्स या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस लेक्चर में, पहले लेक्चर में हम देखने वाले हैं वो है इकोसिस्टम अ रिव्यू या माहौली निज़ाम एक जायज़ा, और सेकंड थिंग एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, माहौल और माहौली निज़ाम का ताल्लुक़। ठीक है बच्चों, चलिए अब शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट की तरफ, माहौली निज़ाम एक जायज़ा। माहौली निज़ाम क्या है, मैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये माहौली निज़ाम यानी इकोसिस्टम। व्हाट इज़ इकोसिस्टम? वी ऑल नो द डेफिनेशन एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट इकोसिस्टम। इफ़ आई आस्क यू व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट, है ना, तो यू विल से आवर सराउंडिंग is known as environment. Yes, of course, our surrounding is known as environment. What do you mean by ecosystem? माहौली निज़ाम यानी क्या? So it is nothing but the interaction between biotic and abiotic factor. Our environment is made up of two types of things, that is living things and non-living things, यानी हयाती अज्जा और गैर हयाती अज्जा। तो हमारा जो माहौली निज़ाम या इकोसिस्टम तैयार होता है, इट इज़ नथिंग बट द इंटरैक्शन बिटवीन दीज बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। इन बायोटिक अबायोटिक हयाती और गैर हयाती अज्जा के दरमियान जो बाहमी तामुल होते हैं, तफ़ाउल होते हैं, उन्हीं के ज़रिए से हमारा माहौली निज़ाम तैयार होता है। माहौली निज़ाम के तैयार होने में इन जो है हयाती अज्जा का भी और गैर हयाती अज्जा का भी अहम रोल है। देखिए बच्चों, जो अगर सिर्फ हयाती अज्जा रहेंगे और गैर हयाती अज्जा नहीं रहेंगे तो हयाती अज्जा का कोई मतलब नहीं, यानी वो ज़िंदा नहीं रहने वाले। क्योंकि आप जानते हैं हम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की, हवा की ज़रूरत होती है, एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है। हम मिट्टी जो है हमारे लिए मानी रखती है, पानी मानी रखता है, यानी ये जो तमाम चीज़ें जिसको हम जो है क्या कहते हैं गैर ज़रूरी, या हम गैर ज़रूरी तो मैं नहीं कहूँगी, गैर हयाती अज्जा जो हैं हमको ऐसा लगता है कि हम इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन हमारा वजूद भी इनके बगैर कोई मानी नहीं रखता। और अगर सिर्फ यही रह जाएं, यानी गैर हयाती अज्जा ही रह जाएं और हयाती अज्जा मौजूद ना हो, तो इनका क्या इस्तेमाल,
کون ان کو استعمال کرے گا, ان کی کیا اہمیت رہ جائے گی. یعنی ماحول میں یا ماحولی نظام کے بننے میں ان دونوں عوامل کا, یعنی بایوٹک اور بایوٹک, حیاتی اور غیر حیاتی, ان دونوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. Now every organism play an important role in an ecosystem. ہمارے ماحولی نظام میں ہر جز, ہر جاندار اور غیر جاندار ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. بہت الگ الگ جاندار مل کر الگ الگ, یعنی ہم جانتے ہیں ایک ایکسپلینیشن 9th میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ کو اس جملے کو ایکسپلین کرنے کے لیے کہا جاتا تھا کہ ایک جاندار دوسرے جاندار کی غذا ہے نا, ہر جاندار دوسرے جاندار کی غذا ہے. یہ آپ کو اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا تھا. تو یعنی اس کا کیا ایکسپلینیشن ہوتا تھا کہ ہر جاندار کو غذا کے طور پر, کچھ جاندار اپنی غذا خود تیار کر سکتے ہیں جیسے کہ سبز نباتات ہے نا, اور تمام دوسرے جو سبزی خور جاندار ہیں, حیوانات ہیں, وہ ان سبز جو ہے نباتات پر منحصر ہوتے ہیں, اور جو گوشت خور حیوانات ہیں وہ ان سبزی خور حیوانات پر منحصر ہوتے ہیں. پھر جو ہے جو اعلیٰ گوشت خور ہے یا اعلیٰ صارفین ہیں وہ ان گوشت خور سیکنڈری جو ہے ان کے اوپر پرائمری کنزیومرز پر ڈپینڈ کرتے ہیں. اور جب یہ تمام جاندار مر جاتے ہیں تو ان جانداروں کا تجزیہ ہوتا ہے, یعنی ان کا ڈیکمپوزیشن ہوتا ہے. کس کے تھرو؟ بیکٹیریا, وائرسز یا بیکٹیریا, فنجائے وغیرہ یہ کیا کرتے ہیں, زمین میں ان کا تجزیہ کر کے مٹی میں واپس ان کو ملا دیتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ جو ہے سائیکل یا دور ان جانداروں کا چلتا رہتا ہے. سو ایوری آرگینزم میک ڈفرینٹ ٹرافک لیولز, ان سے کیا تغذیاتی سطح ہے یا ان کو ہم ٹرافک لیولز کہتے ہیں, غذائی سطح تیار ہوتی ہیں. کون کون سی ہے یہ غذائی سطح؟ لائک پروڈیوسرز, پرائمری کنزیومرز, سیکنڈری کنزیومرز, ٹرشری کنزیومرز اینڈ لاسٹلی ڈیکمپوزرز. یعنی پروڈیوسرز یعنی نباتات, ان کو کیوں پروڈیوسرز کہا گیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنی غذا خود تیار کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف فوٹوسنتھیسس, شعاعی ترکیب کے عمل کے ذریعے. پرائمری کنزیومرز کون ہیں؟ پرائمری کنزیومرز یا ابتدائی صارفین کون ہیں؟ جو اپنی غذا خود تیار نہیں کر سکتے بلکہ اپنی غذا کے لیے ان نباتات پر منحصر رہتے ہیں. واٹ آر سیکنڈری کنزیومرز؟ یعنی یہ گوشت خور جن کو ہم کہتے ہیں, گوشت خور حیوانات جو اپنی غذا کے لیے ان پرائمری کنزیومرز پر ڈپینڈ کرتے ہیں. ٹرشری کنزیومرز آر جو ہے دے آر ہائر ٹرافک لیول پر جو ہوتے ہیں, لائک جو ہے شیر وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے گوشت خور حیوانات کو اپنی غذا بناتے ہیں. اور ان سب تمام جانداروں کے مرنے کے بعد ان کا تجزیہ ہوتا ہے. لاسٹلی دے ڈیکمپوزز بائی دا بیکٹیریا اینڈ فنگس ایسیکٹرا. اور اس طریقے سے یہ جو ہے حیاتی اور غیر حیاتی اجزاء کے درمیان باہمی تعامل ہوتا ہے, تفاعل ہوتا ہے. یہ جو ہے مر جانے کے بعد پھر وہ مٹی میں جو ہے ان کے اندر موجود جو نیوٹرینٹس ہیں یا جو بھی لائف کیا کہتے ہیں, ان کے اندر جو بھی کاربوہائیڈریٹ ہے, پروٹینز ہے, یہ جو منرلز ہیں وہ سب کیا ہوتے ہیں مٹی میں دفن ہو جاتے ہیں. پھر سے ان سے جو ہے کیا ہوتا ہے, جب نباتات نئے اگتے ہیں یا نشو و نما پاتے ہیں تو ان سے ان کو نیوٹرینٹس ملتا ہے مٹی کے تھرو, پانی کے تھرو جو ہے, پھر سے وہ ان کے اندر آتا ہے, پھر سے یہ سائیکل اسی طرح چلتا رہتا ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ ایکو سسٹم میں کس طریقے سے جو ہے ماحولی نظام جو ہمارا ہے اس میں کون کون سے فیکٹرز جو ہیں کس طریقے سے وہ فیکٹرز جو ہیں تیار کرتے ہیں ماحولی نظام کو. سب سے پہلے ہمارا ماحولی نظام ہے جو کہ دو جو ہے حصوں میں تقسیم ہوا ہے, ابایوٹک اور بایوٹک کمپوننٹس, یعنی غیر حیاتی اجزاء اور حیاتی اجزاء. اس میں غیر حیاتی اجزاء کے بارے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو فزیکل فیکٹرز اینڈ کیمیکل فیکٹرز. غیر حیاتی اجزاء کون کون سے؟ دو طریقے کے, طبعی اجزاء اور کیمیائی اجزاء. طبعی اجزاء کون کون سے ہیں؟ ہوا, پانی, ایئر, واٹر, ویپرز, منرلز, سوائلز, سن لائٹ, یعنی ہوا, پانی, آبی بخارات, مٹی, معدنیات اور سورج کی روشنی. یہ سب کیا ہیں؟ ہمارے
माहौली निज़ाम के अबायोटिक फैक्टर्स हैं। कौन से अबायोटिक फैक्टर्स हैं? फिज़िकल अबायोटिक फैक्टर्स हैं। लाइक केमिकल फैक्टर्स भी हैं। गैर हयाती अज्जा के दो हिस्से हैं, एक है फिज़िकल और दूसरा है केमिकल। केमिकल फैक्टर्स या कीमियाई अज्जा कौन से हैं? जो सॉल्ट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, ग़िज़ाई अज्जा, नमक और मादनियात। ये नमक और मादनियात कहाँ से आते हैं? ये भी दो तरीके के होते हैं। ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और ऑर्गेनिक सोर्सेस, यानी ऑर्गेनिक यानी जो जानदारों से मिलते हैं, जानदार जैसे नबातात से, हैवानात से, और इनऑर्गेनिक यानी जो हमारे माहौल के दूसरे गैर जानदार अज्जा से जो हासिल होते हैं। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी जानदारों में जो पाए जाते हैं, हैवानात में प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं यानी चर्बी, और गैर नामियाती यानी जो माहौल के हिस्से में मौजूद हैं वो है मुख्तलिफ़ गैसें जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और मुख्तलिफ़ मादनियात जैसे कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा। तो ये हो गए हमारे तमाम गैर हयाती अज्जा। उसके बाद बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं? देखिए, बायोटिक फैक्टर्स हैं या हयाती अज्जा हैं, उनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफ यानी ऑटो यानी सेल्फ, ट्रॉफ यानी फीडिंग, यानी जो खुद कफील है, जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स मीन्स बेस्ड ऑन अदर्स फॉर देयर नीड ऑफ फूड। कौन कौन है गैर कफील? कौन कौन है? एनिमल्स हैं, है ना। तो ग़िज़ा साज खुद कफील कौन है? ग़िज़ा साज। ग़िज़ा साज किसको कहते हैं? नबातात को, है ना। खुद कफील जानदार जो है, जो ग़िज़ा साज होते हैं यानी वो खुद अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, और वो कौन है? प्लांट्स हैं। और उसके बाद हम हेटेरोट्रॉफिक यानी गैर कफील पर जब आएंगे तो वो देखेंगे वो दो तरीके के हैं। एक है सारिफीन यानी कंज्यूमर्स, जो कंज्यूम करते हैं, ग़िज़ा हासिल करते हैं, और उनके मरने के बाद जिनका रोल आता है वो है डिकम्पोजर्स, यानी ऐसे जानदार जो अपनी ग़िज़ा मुर्दा जानदारों से हासिल करते हैं। द डिकम्पोज द डेड बॉडी, है ना, उनका भी बहुत अहम रोल है। हम आगे पढ़ेंगे, अगर ये नहीं होंगे तो इनको सफाई के कारकुन कहा जाता है, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। उसके बाद जो है कंज्यूमर्स जो हैं वो कौन है? हैवानात हैं। और डिकम्पोजर्स कौन है? बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह क्या करते हैं? ये जो है गैर ये जो मुर्दा जानदार हैं और इनके ऑर्गेनिक मैटर से उनके से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, और वो इस तरीके से मुर्दा जानदारों के जिस्म को मिट्टी में मिला देते हैं। और जो सारिफीन हैं वो हैवानात होते हैं। उन हैवानात को भी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। कौन कौन से हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी इब्तदाई सारिफीन, जो है नबातात को अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उनको इब्तदाई सारिफीन कहा जाता है। जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स या सानवी सारिफीन हैं वो इब्तदाई सारिफीन से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, यानी इब्तदाई सारिफीन को वो शिकार करते हैं। और जो आला या सालिसी सारिफीन या टर्शरी कंज्यूमर्स हैं वो क्या करते हैं? सानवी सारिफीन को अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद चलिए हम आते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। फर्स्ट, try to understand what is the meaning of environment. What is our environment? Physical, chemical and biological factors affecting the living organism in any possible way is collectively called as environment. सिर्फ हम हमारे अतराफ़ को हम आम तौर पर हम कह देते हैं हमारा अतराफ़ यानी हमारा माहौल। तो सिर्फ हमारे अतराफ़ में क्या क्या मौजूद है? हमारे अतराफ़ में तमाम तबई और कीमियाई जो है अशिया हैं, उनमें क्या है? बायोलॉजिकल एंड नॉन बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, यानी जो भी हयाती और गैर हयाती अज्जा है, इन सब को मिलाकर हमारा माहौल तैयार होता है। तो माहौल क्या है? जानदारों पर असरअंदाज होने वाले तबई, कीमियाई और हयाती अज्जा को मजमूई तौर पर माहौल कहा जाता है। ठीक है। आवर एनवायरनमेंट इंक्लूड्स मेनी बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स विच मेड नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट, या उनको हम नेचुरल, वो जो अज्जा हैं वो कुदरती भी हो सकते हैं और इंसान की बनाई हुई भी हो सकती हैं, जो कि हमारे माहौल में मौजूद हैं। तो इन्हीं से हमारा माहौल तैयार होता है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। कौन कौन से हैं टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। हमारे माहौल की 2 किस्में तैयार होती हैं। कौन कौन सी है? नेचुरल एनवायरनमेंट
and artificial environment, natural as well as artificial. And what is natural environment? Natural environment means कुदरती माहौल जो खुद अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ है, जो इंसान का इसमें अमल दखल नहीं है। उस कुदरती माहौल का हिस्सा कौन कौन सी चीज़ें हैं? एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। उसमें हवा है, फ़िज़ाई कुर्रा यानी हमारे माहौल, वाटर पानी है, ज़मीन है और जानदार अज्ज़ा हैं। और इंसान का बनाया हुआ मसनवी माहौल वो आप जानते हैं, रेत, कंक्रीट, हमारे जो है बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, है ना, पुल हैं और बड़ी बड़ी इमारतें, ये सब चीज़ें हमारा मसनवी माहौल तैयार करता है। तो ये जो हमारे कुदरती माहौल और इंसान का बनाया हुआ माहौल है, इसमें मौजूद जो अहम अज्ज़ा हैं, हयाती अज्ज़ा और गैर हयाती अज्ज़ा, ये सब क्या करते हैं? हमारे माहौल के जो जानदार अज्ज़ा और गैर जानदार अज्ज़ा हैं, इनके दरमियान बाहमी तफ़ाउल होता है और उसी के ज़रिए से हमारा माहौल तैयार होता है। समझ में आई बात? तो आज हमने जो है ये 2 मेन पॉइंट्स हमारे हैं, इनको एलाबोरेट करके हमने पढ़ने की कोशिश की है। आपकी किताब में बहुत सारे जो है दरमियान में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक्टिविटीज़ दी हुई हैं सवालात की शक्ल में, आप उनको पढ़िए। इंटरनेट के थ्रू आप उसमें मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश कीजिए। और भी बहुत सारे ऐसे सवालात जो आपके भी जहन में आते हैं उनको मालूम करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट्स आपको आते हैं तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर आप मुझे जो है आपके क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का ये लेसन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह इसका सेकंड लेक्चर हम बहुत जल्द आपके पास लेकर हाज़िर होंगे नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।